नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर हम सब खड़े हैं, जिससे हमारा खाना उगता है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद सबसे कम सोचते हैं। भारत की मिट्टियाँ। जब हम मिट्टी कहते हैं तो दिमाग में बस धूल या कीचड़ आता है, पर असल में ये एक जिंदा दुनिया है, एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री लैब जो हमारे देश की खेती की किस्मत तय करती है। आज की हमारी पड़ताल इसी दुनिया के कुछ बहुत ही हैरान करने वाले रहस्यों को खोलेगी। जैसे, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, जो करोड़ों लोगों का पेट भरती है, वो खुद एक बहुत ज़रूरी पोषक तत्व के लिए भूखी है? या उस मिट्टी के बारे में क्या कहेंगे जो अपनी जुताई खुद कर लेती है, मतलब बिना किसी ट्रैक्टर के? और एक मिट्टी ऐसी भी है जो सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है, लेकिन फिर भी काजू जैसी फसल के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज की चर्चा में हम इन मिट्टियों के पीछे के विज्ञान और उनकी केमिस्ट्री को समझेंगे, खासतौर पर उन बारीकियों को जो अक्सर एसएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारण और कथन यानी असर्शन एंड रीजनिंग वाले सवालों के शक्ल में सामने आती हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। यहाँ की भूगोलिक और जलवायु की विविधता जबरदस्त है। एक तरफ बर्फीला हिमालय है तो दूसरी तरफ तपता हुआ दक्कन का पठार। कहीं दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा रेगिस्तान है। तो जैसी चट्टानें, जैसा मौसम, वैसी ही मिट्टी। तो आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो मिट्टी वैसी क्यों है, उसका चरित्र क्या है और उसकी खासियतें क्या हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं भारत के दिल से, यानी उत्तर के विशाल मैदानों से, और बात करते हैं भारत की सबसे मशहूर मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल, नाम सुनते ही स्कूल की भूगोल की किताबें याद आ जाती हैं। हम सब ने पढ़ा है कि ये सबसे उपजाऊ हैं और भारत के बहुत बड़े हिस्से, लगभग 40% इलाके में फैली है। पंजाब से लेकर असम तक यही मिट्टी भारत का अन्न भंडार है। पर ये बनती कैसे है? क्या ये हमेशा से यही थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये हमेशा से यहाँ नहीं थी। इसे बनाने का काम हमारी नदियों ने किया है, खासकर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों ने। सोचिए, लाखों सालों से ये नदियाँ पहाड़ों की चट्टानों को काट काट कर, उन्हें पीस कर अपने साथ बारीक कण बहा के ला रही हैं और मैदानों में एक चादर की तरह बिछाती जा रही हैं। ये नदियाँ एक तरह से मुफ्त की डिलीवरी सर्विस का काम कर रही हैं, जो पहाड़ों से पोषक तत्व लाकर मैदानों में जमा कर देती हैं। इसलिए ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है क्योंकि ये सीधे चट्टानों के ताज़े खनिजों से बनी है। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर मात्रा में मिलता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी उलझा रही है। हम कह रहे हैं कि ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, देश की खाद्य सुरक्षा इसी पर टिकी है, और फिर हम ये भी सुनते हैं कि इसी इलाके के किसानों को सबसे ज्यादा खाद, खासकर यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी को बाहरी मदद की इतनी जरूरत क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही भारतीय जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा विरोधाभास है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी। उपजाऊ होने के बावजूद इस मिट्टी में 3 चीजों की भारी कमी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ। इसका कारण यहाँ की जलवायु है। इन मैदानी इलाकों में तापमान ज्यादा रहता है, जिस वजह से पेड़ पौधों के जो भी अवशेष मिट्टी में गिरते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा बहुत तेजी से सड़ा गला दिए जाते हैं। वो मिट्टी का स्थायी हिस्सा नहीं बन पाते, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और नाइट्रोजन की कमी का सीधा संबंध इसी जैविक पदार्थ की कमी से है। मतलब आप कह रही हैं कि जो मिट्टी भारत के आधे पेट को भरती है वो खुद नाइट्रोजन के लिए भूखी है। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, और यही भारतीय कृषि की सबसे बड़ी हकीकत और चुनौती है। किसानों को उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही यूरिया डालना पड़ता है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का ही एक सस्ता और सुलभ स्रोत है। तो यहाँ असर्शन ये है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और रीजन ये है कि इसमें पोटाश और चूना भरपूर है, लेकिन इसकी एक कमी भी है, जो है नाइट्रोजन की अनुपस्थिति। और क्या ये सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी होती हैं या इसमें भी कोई प्रकार है? बहुत अच्छा सवाल। मोटे तौर पर इसके 2 प्रकार हैं। एक है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के बाढ़ वाले मैदानों से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है। और दूसरी है खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के पास वाले इलाकों में मिलती है, जहां हर साल
बाढ़ का पानी एक नई परत बिछा देता है। खादर ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि उसे हर साल ताजे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों का दिया हुआ एक तोहफा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब इन मैदानों से निकलकर हम चलते हैं भारत के दिल की तरफ, यानी दक्कन के पठार की ओर, जहां की कहानी नदियों ने नहीं बल्कि ज्वालामुखियों ने लिखी है। वहां की मिट्टी तो बिल्कुल अलग होगी। आपने कहानी का अगला अध्याय बिल्कुल सही पकड़ा है। हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की, जिसे रेगूर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी बनी ही उन ज्वालामुखी के लावे से है जो करोड़ों साल पहले दक्कन की पठार पर फैला था। समय के साथ वो लावा ठंडा हुआ, टूटा और उसी से ये गहरी, काली और बहुत ही खास मिट्टी तैयार हुई। मैंने इसके बारे में एक बहुत ही अजीब बात सुनी है, स्वजुताई या सेल्फ प्लाविंग। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। क्या मिट्टी सच में अपने अंदर खुद हल चला लेती है? ये होता कैसे है? हाँ, जादू नहीं, इसके पीछे कमाल का विज्ञान और केमिस्ट्री है। इस मिट्टी का हीरो है एक खास तरह का खनिज जिसका नाम है मोंटमोरिलोनाइट। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका काम समझना बहुत आसान है। सोचिए कि ये खनिज एक छोटे से स्पंज की तरह है। जब बारिश होती है या सिंचाई होती है तो ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख लेता है और बुरी तरह फूल जाता है। इसी वजह से गीली होने पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। अगर आपने कभी बारिश में काली मिट्टी वाले खेत में चलने की कोशिश की है तो आपको पता होगा कि कैसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आपके जूते पर 10-10 किलो का वजन बन गया है। चलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब गर्मियां आती हैं और ये मिट्टी सूखना शुरू होती है। जैसे ही मोंटमोरिलोनाइट खनिज पानी छोड़ता है, वो सिकुड़ने लगता है और ये सिकुड़न इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी मिट्टी में चौड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे जमीन फट गई हो। अच्छा, तो वो जो बड़ी-बड़ी दरारें दिखती हैं, वो इसी खनिज का कमाल है। पर इससे जुताई कैसे हो जाती है? वो दरारें सिर्फ दरारें नहीं हैं, वो मिट्टी के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन शाफ्ट की तरह काम करती हैं। उनके जरिए हवा, खासकर ऑक्सीजन, मिट्टी में बहुत गहराई तक पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को एरेशन कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी हिस्से के टुकड़े भी टूटकर इन दरारों में गिर जाते हैं, तो एक तरह से मिट्टी खुद ही ऊपर नीचे हो जाती है, ढीली हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैक्टर से जुताई करने पर होता है। इससे किसानों की जुताई की मेहनत और खर्च दोनों बचता है। इसीलिए इसे प्रकृति का ट्रैक्टर या स्व जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। वाह, ये तो सच में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और इतना ही नहीं, पानी सोखने की अपनी इसी क्षमता के कारण ये नमी को बहुत लंबे समय तक बनाए रखती है। इसीलिए ये उन फसलों के लिए बेहतरीन है जिन्हें लगातार पानी की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कपास। यही वजह है कि इसका नाम ही काली कपास मिट्टी पड़ गया। तो हमने नदियों की देन जलोढ़ मिट्टी को समझा और ज्वालामुखी की देन काली मिट्टी को। लेकिन भारत में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ना तो बड़ी नदियां हैं और ना ही ज्वालामुखी का लावा। वहाँ क्या होता है जहाँ मौसम बहुत एक्सट्रीम हो, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और मूसलाधार बारिश, वहाँ कौन सी मिट्टी बनती होगी? ये हमें हमारी तीसरी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी की ओर ले जाता है। ये मिट्टी मुश्किल परिस्थितियों की ही उपज है। ये आपको उन जगहों पर मिलेगी जहाँ ये दो चीज़ें एक साथ होती हैं, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, जैसे हमारे पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और उत्तर पूर्व के कुछ राज्य। इन हालातों में मिट्टी के साथ एक बहुत ही खास प्रक्रिया होती है जिसे लीचिंग या निक्षालन कहते हैं। लीचिंग? ये क्या होता है? इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? लीचिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है चाय बनाना। सोचिए, आप चाय की छन्नी में चाय पत्ती डालते हैं और ऊपर से गर्म पानी डालते हैं। पानी क्या करता है? वो चाय पत्ती का सारा रंग और स्वाद अपने साथ घोलकर नीचे कप में ले जाता है। ऊपर छन्नी में क्या बचता है? सिर्फ भीगी हुई बेस्वाद पत्तियां। बिल्कुल सही। भारी बारिश मिट्टी के साथ ठीक यही करती है। जब मूसलाधार बारिश होती है तो पानी मिट्टी के जरूरी और घुलनशील पोषक तत्वों, खासकर सिलिका और चूने को अपने साथ घोलकर मिट्टी की निचली परतों में ले जाता है। ऊपर की सतह पर सिर्फ वो चीजें बच जाती हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती, और वो है लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। अच्छा, तो सारे काम के मिनरल्स तो पानी में धुलकर नीचे चले गए।
फिर तो ये मिट्टी खेती के लिए बेकार हो जानी चाहिए। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बचने के कारण ये मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है और इसका रंग भी ईंट जैसा लाल हो जाता है। और इसकी एक और खासियत है, गीली होने पर तो ये नरम होती है, पर सूखने के बाद धूप में ये सचमुच ईंट की तरह सख्त हो जाती है। असल में लैटेराइट शब्द लैटिन के लैटर से आया है, जिसका मतलब ही ईंट होता है। अगर ये इतनी सख्त और कम उपजाऊ है तो फिर इसका क्या उपयोग है? शुरुआत में हमने कहा था कि ये काजू के लिए वरदान है, ये कैसे संभव है? यहीं पर विज्ञान और सही कृषि तकनीक काम आती है। हाँ, ये प्राकृतिक रूप से कम उपजाऊ है, लेकिन इसकी अम्लीय प्रकृति और अच्छी जल निकासी वाली संरचना कुछ खास फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है, जिन्हें ऐसी ही मिट्टी पसंद है। और वो फसलें हैं चाय, कॉफी और खासतौर पर काजू। सही मात्रा में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान इसी बेकार समझी जाने वाली मिट्टी पर काजू की बम्पर पैदावार करते हैं। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती का राज यही लैटेराइट मिट्टी है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हर मिट्टी की अपनी एक खासियत होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। कमाल है, मतलब हर मिट्टी का अपना एक अलग ही चरित्र है। चलिए, अब जब हमने 3 मुख्य मिट्टियों को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे 1 नंबर के सवाल के रूप में आ जाते हैं। जैसे एक बहुत आम सवाल है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इसका जवाब अब लैटेराइट मिट्टी को समझने के बाद आसान हो गया है। वजह वही है, लोहे के ऑक्साइड की मौजूदगी। जब चट्टानों में मौजूद लोहे में जंग लगता है तो मिट्टी लाल हो जाती है। और एक मजेदार बात, जब यही लाल मिट्टी पानी के संपर्क में आती है और उसमें जलयोजन यानी हाइड्रेशन होता है, तो अक्सर वो पीली दिखने लगती है। अच्छा, और इन सब मिट्टियों को कोई आधिकारिक वर्गीकरण भी है? मतलब सरकार या कोई वैज्ञानिक संस्था इन्हें कैसे देखती है? बिल्कुल। भारत में कृषि अनुसंधान की सबसे बड़ी संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR। ICAR ने भारत की मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पर 8 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया है। हम जिन जलोढ़, काली, लैटेराइट और लाल मिट्टियों की बात कर रहे हैं, वे इसी वर्गीकरण के मुख्य हिस्से हैं। और आज के समय में ये सारा वैज्ञानिक ज्ञान लैब से निकलकर असल किसान तक कैसे पहुंचता है? क्या कोई सरकारी योजना है जो इसमें मदद करती है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सोइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत किसानों के खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर उसे लैब में टेस्ट किया जाता है। फिर उन्हें एक कार्ड दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व सही मात्रा में है, किसकी कमी है और अच्छी फसल के लिए उन्हें कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। ये विज्ञान को सीधे खेत तक पहुंचाने की कोशिश है और अपना एक चरित्र है। और इस विज्ञान को समझना न सिर्फ एक किसान के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक छात्र के लिए भी उतना ही जरूरी है। हमने जलोढ़ मिट्टी के उस विरोधाभास को समझा कि वो सबसे उपजाऊ होकर भी नाइट्रोजन की भूखी है। हमने काली मिट्टी के स्व जुताई के पीछे मोंटमोरोलाइट खनिज के जादुई विज्ञान को जाना। और हमने देखा कि कैसे लीचिंग जैसी प्रक्रिया से बनी लैटेराइट मिट्टी अपनी कमियों के बावजूद काजू और चाय के बागानों के लिए सोना बन जाती है। ये वो बारीकियां हैं जो आपको सिर्फ तथ्य रटने वालों से बहुत आगे ले जाती हैं। से कीमती ऊपरी परत की बात की जो हमारा पेट भरती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज हमने जिन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की बात की, चट्टानों का टूटना, खनिजों का जमा होना, ज्वालामुखियों का लावा, इन्हीं से हमारी मिट्टियां बनी हैं। पर जरा सोचिए, क्या यही प्रक्रियाएं उन खजानों के लिए भी जिम्मेदार नहीं है जो इन मिट्टियों के नीचे दबे हैं, जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट और सोना? धरती की सतह जिस पर हम खेती करते हैं और उसकी गहराई जहां से हम खनिज निकालते हैं, इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा है, इस पर सोचिएगा।